नमस्कार दोस्तों। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कि मेहनत के दिए जलाए जा, मेहनत के दिए जलाए जा, सफलता का परचम लहराए जा। सुख दुख तो आते रहेंगे जीवन में, जीवन को आगे बढ़ाए जा, इस जीवन को आगे बढ़ाए जा। इन्हीं पंक्तियों के साथ हम आज का लेसन है वो स्टार्ट करते हैं। आज का लेसन है जो है वो जीव जनन कैसे करते हैं उसका सेकंड पार्ट है, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसका सेकंड जो पार्ट है वो लैंगिक जनन से स्टार्ट करेंगे कि लैंगिक प्रजनन होता क्या है। वैसे तो हमने पहले पार्ट में इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं कि लैंगिक जनन क्या होता है, फिर भी यहाँ चर्चा कर लेंगे। और यदि आपको मेरा फर्स्ट वीडियो देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वो मिल जाएगा आपको। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि लैंगिक प्रजनन होता क्या है और पादपों में लैंगिक प्रजनन है वो किस प्रकार से होता है और जंतु में लैंगिक प्रजनन है वो किस प्रकार से होता है, और जनन स्वास्थ्य। ये तीन टॉपिक है हम इस लेसन में, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। तो आइए, सबसे पहले है कि लैंगिक प्रजनन किसे कहते हैं। तो लैंगिक जनन वह क्रिया है जिसमें दो जनक नर एवं मादा भाग लेते हैं तथा युग्मकों का निर्माण व संयोजन होता है। यानी लैंगिक जनन में नर और मादा दो जनक हैं वो भाग लेते हैं और इसमें नर के द्वारा नर युग्मकों का निर्माण किया जाता है और मादा के द्वारा मादा युग्मकों का निर्माण किया जाता है। और उनका फिर संयोजन होता है निषेचन की विधि के द्वारा और जाइगोट का निर्माण यानी युग्मनज का निर्माण होता है। अब इसमें देखिए, यदि अति सरल, यदि वे जीव जिनकी संरचना सरल है, बिल्कुल सिंपल है, तो उसमें होता क्या है कि उनमें शुक्राणु और अंडाणु यानी नर युग्मक और मादा जो युग्मक है वो समान आकृति वाले होते हैं, उनकी आकृति में कोई अंतर नहीं पाया जाता है। लेकिन यदि मान लीजिए कि जटिल संरचना वाले जीव हो, यदि जटिल संरचना वाले जीव हो, उनमें क्या होता है नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों ही विशिष्ट आकृति वाले होते हैं। दोनों की आकृति विशिष्ट होती है। और विशिष्ट कैसे होती है कि जो नर युग्मक होता है वो छोटे होते हैं और गतिशील होते हैं। नर युग्मक कैसे होते हैं, छोटे एवं गतिशील, जबकि मादा युग्मक होता है वह गतिशील नहीं होते। ठीक है, और उनका आकार है वो नर युग्मक की तुलना में बड़ा होता है और भोजन का संग्रहण भी ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो ये एक मोटी मोटी जानकारी है कि नर लैंगिक जनन वह प्रक्रिया है जिसमें नर और मादा युग्मक भाग लेते हैं या नर व मादा भाग लेते हैं, युग्मकों का निर्माण करते हैं, संयोजन करते हैं। यदि जीव की संरचना सरल है तो नर और मादा युग्मक दोनों की आकृति सेम होती है, और यदि मादा जीव की आकृति थोड़ी जटिल है तो उसमें नर और मादा दोनों युग्मक हैं, उनकी आकृति जो होती है वो डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है, वो विशिष्ट आकृति की होती है। शुक्राणु की बात करें नर युग्मक की, तो नर युग्मक होता है वह छोटा होता है आकार में और गतिशील होता है, जबकि मादा युग्मक होता है वो आकार में बड़ा होता है, गतिहीन होता है, इसमें गति नहीं पाई जाती, गतिशील नहीं होता है वो। ठीक है, और भोजन का संग्रहण भी अधिक होता है। इसके बाद में यदि हम बात करें पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन की, कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन है वो किस प्रकार से पाया जाता है, तो आइए कि आवर्तबीजी पौधे जो होते हैं, एंजियोस्पर्म जो पौधे होते हैं उनमें जो जननांग है पुष्पी पौधों में लैंगिक जो जनन है उसकी बात करेंगे। तो आवर्तबीजी जो एंजियोस्पर्म है, तो एंजियोस्पर्म में जो जननांग है, जनन अंग है वो पुष्प में अवस्थित होते हैं, यानी पुष्प में पाए जाते हैं। ठीक है, आवर्तबीजी पौधों में जो जनन अंग हमने पहले भी पढ़ा था कि
जो आवर्तबीजी पौधे होते हैं उनके दो पार्ट होते हैं, कायिक भाग और जनन भाग। कायिक भाग जड़ तना पत्ती, जिसके द्वारा कायिक प्रवर्धन हुआ था, पीछे वाले वीडियो में देखा। जबकि पुष्प जो होता है वो उसका जननिक भाग होता है, जिसमें जनन अंग पाए जाते हैं। तो आवर्तबीजी में जननांग है वो पुष्प में अवस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। और ये 4 प्रकार के पार्ट पाए जाते हैं पुष्प में। उन 4 प्रकार के जो पार्ट है उनको अपन देखते हैं। सबसे पहला है बाह्य दल, सेपल, दल, पंखुड़ी या पेटल्स, पुंकेसर, स्टेमन और स्त्री केसर, पिस्टिल। यदि इस संरचना में देखें तो ये पुष्प की सामान्य संरचना आपके सामने है, जिसमें देखिए ये जो हरे कलर के सबसे बाहरी जो चक्कर होता है ये बाह्य दल कहलाता है। ठीक है, और इन सभी को यदि एक साथ बोले तो बाह्य दल पुंज होता है। ये सामान्यतः ग्रीन कलर के होते हैं, जो कली का अवस्था में पुष्प के आंतरिक भागों की सुरक्षा करता है, साथ ही प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पोषण भोजन का निर्माण भी करता है। इसके जस्ट आंतरिक जो पार्ट है अंदर का, ये जो पार्ट है ये दल कहलाते हैं, जो सामान्यतः रंगीन होते हैं, जो सामान्यतः चटकीले रंग वाले होते हैं। इनका काम जो होता है वो परागण के लिए कीटों को अपनी ओर आकर्षित करना होता है। ठीक है, इसके ये दोनों जो चक्कर होते हैं या जो दोनों पार्ट होते हैं वह सहायक चक्कर कहलाते हैं, जो प्रजनन में सहायता करते हैं। जबकि पुंकेसर और स्त्री केसर है, इसके जनन पार्ट है। यदि हम पुंकेसर की बात करें तो देखिए पुंकेसर, यहाँ पर ये पुंकेसर है। ठीक है, इनके दो पार्ट होते हैं, एक तो ये तंतुनुमा संरचना, धागीनुमा संरचना होती है, वो पुतंतु कहलाता है, फिलामेंट कहलाता है। और इसके जो ऊपर वाला ये पार्ट है, फूला हुआ पार्ट होता है, ये एंथर कहलाता है, पराग कोश कहलाता है। और पराग कोश में पराग कणों का निर्माण होता है। यदि स्त्री केसर की बात करें तो देखिए स्त्री केसर ये बिल्कुल मध्य में स्थित होता है, और इसके भी 3 पार्ट होते हैं, इसको भी 3 भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे ऊपर का चौड़ा कैलिनुमा कटोनुमा भाग है वो स्टिग्मा कहलाती है, वर्तिकाग्र कहलाती है। इसके नीचे जो नलिकानुमा भाग है, ये नलिनुमा भाग है, ये वृत्तिका कहलाती है, स्टाइल। और इसके नीचे का जो फूला हुआ भाग है वो ओवरी कहलाती है, अंडाशय कहलाते हैं। और अंडाशय में ओवुल, ये बीजांड है, वो पाए जाते हैं। तो एक ही पुष्प की सामान्य संरचना है वो आपके सामने बताई है। एक सामान्य पुष्प के 4 पार्ट होते हैं, बाह्य दल, दल, पुंकेसर और स्त्री केसर। पुंकेसर नर जनन भाग है और स्त्री केसर है वो मादा जनन भाग कहलाता है, जिनमें जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं और जिनके द्वारा युग्मकों का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं फूल के प्रकार की, कि जो टाइप ऑफ फ्लावर्स की फूल है वो कितने प्रकार के पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम सामान्यतः फूलों को 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, एक लिंगी पुष्प, और दूसरा होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर, द्विलिंगी पुष्प। इनमें डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। यदि मान लीजिए ये आपके सामने पुष्प है और इसमें ये जो पराग कोश है ये नहीं हो, ये पुंकेसर इसमें नहीं हो, केवल स्त्री केसर हो, या फिर इनमें स्त्री केसर नहीं हो, केवल पुंकेसर हो, ये नहीं हो, ये पार्ट नहीं हो, इसमें केवल ये वाले पार्ट हो, पुंकेसर हो, तो वो कहलाता है एक लिंगी पुष्प। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन यदि अपन देखें तो डेफिनेशन में जब पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में से कोई एक जननांग उपस्थित होता है तो एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। यानी इन दोनों में से ये जो पुष्प है इसमें ये पुंकेसर है, ये स्त्री केसर है,
तो दोनों में से केवल एक पार्ट उपस्थित हो, यदि पुंकेसर स्थित होता है तो वह नर पुष्प कहलाते हैं, और यदि केवल मादा पार्ट होता है तो वह मादा पुष्प कहलाते हैं। ठीक है, तो ऐसे पुष्प जिसमें पुंकेसर या स्त्री केसर दोनों में से केवल एक हो, एक पार्ट पुष्प में उपस्थित हो, तो वह एक लिंगी पुष्प कहलाता है। उदाहरण की बात करें तो उदाहरण पपीता और तरबूज है, एक लिंगी पुष्प होते हैं, इनमें एक लिंगी पुष्प पाए जाते हैं। दूसरा है उभयलिंगी पुष्प, यानी जब पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों एक ही पुष्प में उपस्थित हो, ठीक है, तो वह उभयलिंगी पुष्प कहलाता है, जैसे गुड़हल एवं सरसों। उभयलिंगी पुष्प में दोनों पार्ट जो होते हैं, ये दोनों पार्ट होते हैं पुंकेसर और स्त्री केसर, दोनों एक ही पुष्प में उपस्थित हो, ठीक है ना, दोनों प्रेजेंट हो, तो वह उभयलिंगी बाइसेक्सुअल फ्लावर कहलाता है। और एग्जाम्पल है गुड़हल और सरसों। बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि एक लिंगी पुष्प के उदाहरण बताइए, द्विलिंगी पुष्पों के उदाहरण बताइए, ठीक है, ये पिछली बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, तो एक लिंगी पुष्प के नाम बताइए। तो इस प्रकार से अपने को एग्जाम्पल से वो याद रखने, एक लिंगी द्विलिंगी पुष्प है, डिफरेंस क्या है, सिंपल सा है, यदि दोनों में से एक जनन अंग उपस्थित हो तो एक लिंगी, यदि एक ही पुष्प में दोनों हो तो द्विलिंगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब हम पुंकेसर की यदि संरचना की बात करें कि पुंकेसर क्या होते हैं, उनका काम क्या है, तो आइए देखते हैं। तो पुंकेसर के बारे में देखिए, ये पुंकेसर है, ठीक है, ये पुंकेसर है, तो ये नर जनन अंग है, पुंकेसर है वो नर जनन अंग है, जो परागकोश और पूतंतु से बना होता है। देखो ये धागेनुमा संरचना है, ये पूतंतु कहलाती है, फिलामेंट कहलाता है, और इसका ऊपर फूला हुआ भाग है, ये परागकोश कहलाता है, एंथर कहलाता है, ठीक है। और परागकोश में पराग कणों का निर्माण होता है, ये जो परागकोश है इसमें छोटे छोटे पराग कणों का है वो निर्माण होता है। पराग कण जो होते हैं वह नर युग्मक होते हैं, ठीक है। पुंकेसर नर जनन अंग है, और इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है पूतंतु, एक होता है पराग कोश। पराग कोश में पराग कण बनते हैं जो नर युग्मक कहलाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं स्त्री केसर की। तो स्त्री केसर होता है वो मादा जननांग है, स्त्री केसर है वो मादा जनन अंग है, और इसके तीन पार्ट अभी बताए थे अपन ने। ऊपर का फूला हुआ चिपचिपा प्यालीनुमा भाग होता है कटोरीनुमा, वो वर्तिकाग्र कहलाती है, स्टिग्मा। इसके नीचे जो नलीनुमा भाग है वो वर्तिका कहलाते हैं, स्टाइल कहलाती है, और इसका जो नीचे का फूला हुआ भाग है वो अंडाशय कहलाता है, और अंडाशय में बीजांड पाए जाते हैं, ठीक है। ये जो बीजांड है वो मादा युग्मक कहलाते हैं। तो तीन पार्ट आ गए इसके, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय, ठीक है। अंडाशय में बीजांड पाए जाते हैं, और बीजांड में मादा जनन कोशिका उपस्थित होती है। अब बात करते हैं, जब पराग कोश में पराग कण परिपक्व हो जाते हैं और बीजांड में मादा युग्मक है, अंड कोशिका है, वो परिपक्व हो जाती है, तो फिर होता क्या है कि पराग कोश फट जाते हैं, पराग कोश की भित्ति फट जाती है, और पराग कण है वो मुक्त हो जाते हैं। अब ऐसी परिस्थिति में हम बात करेंगे पराग कण की, पोलिनेशन, पोलिनेशन, ठीक है। परागकण, परागकण क्या होता है कि जब पराग कोश से परागकण निकलकर, पराग कोश से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचती है, तो यह प्रक्रिया परागण कहलाती है। देखिए यहाँ पर ये डायग्राम में, यहाँ पर ये पराग कोश है, और पराग कोश से परागकण निकल गए, और किसी माध्यम के द्वारा वो यहाँ से इस वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए, या तो इस पुष्प की या फिर अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचे, तो वो कहलाता है परागण, ठीक है ना। यानी सिंपल परिभाषा है, ये ध्यान में रखना है कि परागकण का
वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो क्रिया है वो परागण कहलाती है, पोलिनेशन कहलाती है। और ये जो प्रक्रिया है वो दो प्रकार की होती है, एक तो होती है स्वपरागण, एक होती है पर परागण। स्वपरागण और पर परागण में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, अपन डायग्राम के द्वारा समझेंगे तो आसानी से अपने को समझ में आ जाएगा। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं स्वपरागण की, सेल्फ पोलिनेशन की। ये आपके सामने एक पुष्प है और पुष्प के पराग कोश से ये देखो परागकण निकलकर ये उसी पुष्प की वर्तिकाग्र यानी उसी की वर्तिकाग्र पर पहुंच रहे हैं, तो ये सेल्फ पोलिनेशन कहलाता है। यदि परागकण पराग कोश से निकलकर उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए तो यह सेल्फ पोलिनेशन, स्वपरागण कहलाता है। और यदि पर परागण की बात करें तो इसमें क्या करेंगे कि परागकण एक पुष्प से निकलकर दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो वह पर परागण कहलाता है, क्रॉस पोलिनेशन कहलाता है। डायग्राम के थ्रू अपन समझते हैं। देखो एक पुष्प है, यदि परागकण यहां से निकलकर इसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते तो वो सेल्फ पोलिनेशन होता, स्वपरागण होता। और यहाँ पर परागकण है, पराग कोश से निकलकर किसी माध्यम के द्वारा दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच रहे हैं तो यह पर परागण या क्रॉस पोलिनेशन है, वो कहलाते हैं। परागण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है, और वो माध्यम क्या क्या हो सकते हैं, हवा भी हो सकती है, पानी भी हो सकते हैं, कीट या जंतु भी हो सकते हैं, ठीक है ना। इनके द्वारा वायु, पानी और जंतु, कीट और जंतु, इनके द्वारा पराग कोश से परागकण है वो वर्तिकाग्र तक पहुंचती है, तो ये माध्यम का काम करते हैं। तो ये भी अपने को याद रखना है कि परागण के लिए कौन कौन से माध्यम आवश्यक है, तो अपन उसमें देखेंगे पानी है, वायु है और जंतु। जब परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है, परागकण पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद में क्या होता है, तो उसके बाद में होगा क्या, देखिए वही जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर जब परागकण जो है ये वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तो पराग कणों से एक नलिका निकलती है, एक नलिका का निर्माण होता है जिसे हम कहते हैं पराग नली। क्या कहते हैं, पराग नली कहते हैं, ठीक है। तो परागण के पश्चात परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, इन परागकणों से एक नलिका विकसित होती है जो वर्तिकाग्र से होते हुए बीजांड तक पहुंचती है। इस नली को अपन कहते हैं वर्ति पराग नली। यहाँ पर देखिए ये परागकण है और परागकणों का अंकुरण हो गया और अंकुरण से एक नली ट्यूब जैसी संरचना बनी जो वर्तिका से होती हुई ये बीजांड तक यहाँ पर पहुंच चुकी है, ठीक है। तो ये जो नली है वो पराग नली कहलाती है। अब जैसे ही पराग नली है वो बीजांड तक पहुंचती है तो यहाँ पर जो नर युग्मक है उसको इस बीजांड में मुक्त कर देती है, छोड़ देती है। इससे क्या होगा, यहाँ पर नर युग्मक और मादा युग्मक का संयोजन होगा और इस क्रिया को अपन कहते हैं निषेचन। इन नर और मादा युग्मकों के संयोजन को निषेचन कहते हैं। नर और मादा युग्मकों के संयोजन को निषेचन कहते हैं। तो सिंपल सी भाषा में देखें कि यहाँ पर परागकण है वर्तिकाग्र तक पहुंच गए, यहाँ से उनका अंकुरण होता है, नलिका जैसी संरचना निकलती है जिसे पराग नली कहते हैं। पराग नली नर युग्मक को बीजांड में छोड़ती है, यहाँ पर नर युग्मक और मादा युग्मकों का संयोजन होता है जिसे हम निषेचन कहते हैं, ठीक है। निषेचन के पश्चात कौन कौन सी परिवर्तन होते हैं, कौन कौन सी घटनाएं होती हैं वो देखते हैं कि निषेचन के पश्चात ये जो बीजांड है निषेचन के पश्चात ये जो बीजांड है इसके द्वारा बीज बनेगा, अंडाशय है इसके द्वारा फल का निर्माण होगा और बाकी के जो पुष्प के जो बाकी भाग है चाहे वो पुंकेसर हो चाहे वर्तिकाग्र दल बाह्य दल
ये सूख कर झड़ जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है, और बीजांड से बीज का निर्माण होता है। अंडाशय से फल का निर्माण होगा। और पुष्प फ्लावर्स के जो अन्य पार्ट है, भाग है, वो झड़ जाते हैं। तो निषेचन के पश्चात कुछ ये सामान्य परिवर्तन है। इनमें से एग्जाम में पूछा जाता है कि ये तीन जो परिवर्तन है, युग्मनज से भ्रूण का निर्माण, बीजांड से बीज का निर्माण और अंडाशय से फल का निर्माण, ये अपने को याद रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। निषेचन के पश्चात जब बीजांड से बीज का निर्माण होता है, बीजांड से बीज का निर्माण होता है, बीज अंडाशय से फल का निर्माण होता है। ठीक है, और युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होता है। अब जब ये बीज बन गए हैं तो होगा क्या कि बीज जो है उपयुक्त परिस्थितियों में अंकुरित होते हैं, उनसे एक नया पौधा विकसित होता है। इस प्रक्रिया को अपन अंकुरण कहते हैं, जर्मिनेशन कहते हैं। ठीक है, अंकुरण किसे कहते हैं कि बीज को उपयुक्त परिस्थितियों में परिस्थितियां देने पर नए पौधे यानी नवोद्भिद, जो नए पौधे होते हैं उन्हें नवोद्भिद कहते हैं, से विकसित होता है। इस क्रिया को अंकुरण कहते हैं। बीज को उपयुक्त परिस्थितियां देने पर एक नए पौधे का निर्माण होता है, नवोद्भिद का निर्माण होता है, उसे हम अंकुरण कहते हैं। और यदि बीज की अपन संरचना देखें तो यहाँ पर देखिए, एक डाइकोट बीज है, द्विबीजपत्री बीज है, चने का बीज लेते हैं, इसको हम भिगोते हैं, भिगोने के बाद में इसका छिलका है वो अलग करते हैं, और अंदर जब इसकी संरचना देखते हैं तो देखो ये टेस्टा है, ये इसका रेडिकल है, मूलांकुर है जिसके द्वारा मूल बनती है, और इसका मूल है ये प्रांकुर कहलाता है जिसके द्वारा प्ररोहा का निर्माण होता है। और ये जो बीज पत्र है, इनसे जब तक इनकी जड़ें पूर्णतः विकसित नहीं हो जाती, पोषण प्राप्त नहीं करने लग जाती, तब तक पोषण है वो इन बीज पत्रों से नवोद्भिद को मिलता रहता है। तो ये पादपों में लैंगिक जनन है, अपन ने देखा है। अब हम बात करते हैं मानव में लैंगिक जनन। ठीक है, तो मानव में जो प्रजनन है वो लैंगिक जनन के द्वारा होता है। यदि अपन मनुष्य की बात करें तो मानव में लैंगिक जनन है, मानव में जो प्रजनन है वो लैंगिक जनन के द्वारा होता है। अब मानव में लैंगिक जनन जो है वो कब होता है कि जब उसके लैंगिक अंग परिपक्व हो जाते हैं। ठीक है, इस क्रिया को अपन लैंगिक परिपक्वता कहते हैं। तो लैंगिक परिपक्वता की परिभाषा है, डेफिनेशन है, वो क्या होती है देखो, जीवन का वह काल जब नर में शुक्राणु और मादा में अंड कोशिका का निर्माण शुरू हो जाता है और उनका परिपक्वन होने लगता है। किशोर अवस्था की इस अवधि को यौवन आरंभ कहते हैं। यानी कि जीवन की वह काल, वह अवस्था, वह समय जब नर में नर युग्मक, मादा में मादा युग्मक बनने लगते हैं, उनका परिपक्वन होने लगता है। ठीक है, तो किशोर अवस्था की इस अवस्था को अपन यौन आरंभ कहते हैं। और इस यौन आरंभ में कुछ शारीरिक परिवर्तन होते हैं। अब लड़कियों में कौन से परिवर्तन होते हैं, लड़कों में कौन से परिवर्तन होते हैं, और दोनों में कॉमन सामान्य परिवर्तन कौन से, उनके बारे में जानते हैं। तो यौन आरंभ पर परिवर्तन या द्वितीय के लैंगिक लक्षण कौन कौन से हैं वो देखिए। तो लड़के व एवं लड़कियों में होने वाले परिवर्तन, जो समान परिवर्तन है, जो लड़कियों में भी होते हैं और लड़कों में भी होते हैं, वो परिवर्तन कौन से हैं। पहला है कांक व जननांग के पास बालों का उगना। कांक है, बगल है, और जननांग क्षेत्र जो पुंबिक क्षेत्र है वहां पर बालों का उगना, पहला सामान्य लक्षण है, परिवर्तन है। दूसरा है हाथ व पैर पर महीन बालों का आना, हाथ पैरों पर महीन बाल है वो उगने लगते हैं। तीसरा है त्वचा का तेलीय होना और मुहासे होना, अपनी त्वचा है वो तेलीय हो जाती है क्योंकि तेल ग्रंथियां हैं वो डेवलप हो जाती हैं, और मुहासे निकलना यानी चेहरे पर फुंसियां होना। अब कुछ लक्षण ऐसे हैं जो केवल लड़कियों में पाए जाते हैं,
केवल लड़कियों में होने वाले परिवर्तन। पहला परिवर्तन कौन सा है? स्तन के आकार में वृद्धि होने लगती है। लड़कियों में जो स्तन है उनके आकार में वृद्धि होने लगती है। और दूसरा है रजोधर्म होने लगता है। ऋतुस्राव या रजोधर्म है उनमें होने लगता है। यहाँ पर नया शब्द है रजोधर्म, इसका हम आगे डिटेल से जानेंगे कि होता क्या है। यहाँ पे केवल इतना ध्यान रखना है कि लड़कियों में होने वाले, केवल लड़कियों में होने वाले परिवर्तन कौन से हैं? एक तो है स्तन, स्तनों का विकास होना और रजोधर्म होने लगता है। एक और लक्षण है कि कमर के नीचे वाला जो पुबिक क्षेत्र है वो चौड़ा होने लगता है। अब बात करेंगे केवल लड़कियों में, केवल लड़कों में होने वाले परिवर्तन। ये जो परिवर्तन है अब केवल लड़कों में पाए जाते हैं, लड़कियों में नहीं पाए जाते। जैसे चेहरे पर दाढ़ी मूंछों का निकलना, आवाज का फटना और साथ ही दिव्यासोपन या रात्रि में शीशन भी अक्सर विवर्धन के कारण उधर्व हो जाते हैं। तो ये कुछ परिवर्तन हैं जो केवल लड़कों में पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे नर जनन तंत्र की, कि मनुष्य में जो नर जनन तंत्र है उसकी संरचना कैसी होती है, कौन सा पार्ट, कौन सा भाग है, उसके कार्य क्या है। तो आइए बात करते हैं नर जनन तंत्र की। तो मनुष्य का नर जनन तंत्र वृषण, शुक्र वाहिका और सहायक ग्रंथियों का बना होता है। ये यहाँ पे डायग्राम दे रखा है आपको। ये वृषण है, एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं, ठीक है। और वृषण से एक नली नुमा संरचना निकल रही है जिसे शुक्र नली कहते हैं। तो ये भी एक जोड़ी है। इसके बाद में ये जो संरचना है ये पेनिस कहलाता है, शीर्षण कहलाता है। और इसमें सहायक ग्रंथियां पाई जाती हैं। सहायक ग्रंथियों में यहाँ पर प्रोटेस्ट ग्रंथि होती है और यहाँ पर जो है वो शुक्राशय पाया जाता है। सबसे पहले अपन बात करें वृषण की, तो मनुष्य में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। टेस्टिज, मनुष्य में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं, एक वृषण घेरा और दूसरा घेरा, ठीक है। एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। ये जो वृषण है उदर गुहा के बाहर, वृषण है उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में एक थैलीनुमा संरचना होती है त्वचा की बनी हुई, उसे वृषण कोश कहते हैं। तो उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। अब ये शरीर से बाहर क्यों होते हैं? उदर गुहा से बाहर या वृषण है वो शरीर से बाहर क्यों होते हैं? क्योंकि शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक जो ताप है वो शरीर के तापमान से 1 या 2 डिग्री कम होना चाहिए। इसलिए ये जो है उदर के बाहर या शरीर के बाहर स्थित होते हैं। ये परीक्षा में प्रश्न पूछते भी है कि मनुष्य में जो वृषण है वो उदर गुहा के बाहर क्यों पाए जाते हैं। तो कारण ये बता दिया आपको कि वृषण से शुक्राणु निर्माण के लिए जो आवश्यक तापमान है वो शरीर के तापमान से 1 या 2 डिग्री कम होना चाहिए, इसलिए ये वृषण कोश में शरीर से बाहर पाए जाते हैं। वृषण के कार्य, कि वृषण है कौन कौन से कार्य करता है, तो इसके 2 मुख्य कार्य हैं वृषण के। पहला जो कार्य है वह है शुक्राणु का निर्माण, ठीक है। पहला मुख्य कार्य शुक्राणु का निर्माण करना और दूसरा है एक हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, उसको स्राव करती है, इसे हम नर लैंगिक हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। नर लैंगिक हार्मोन, नर लैंगिक हार्मोन भी कहते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है जिसे नर लैंगिक हार्मोन कहते हैं। इसका कार्य क्या है कि शुक्राणु उत्पादन का नियंत्रण करता है वो लड़कों में यौवन आरंभ परिवर्तन का कार्य करता है, कि लड़कों में जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण है, यौवन आरंभ के जो लक्षण है उनको ये कंट्रोल करता है। तो वृषण के 2 कार्य होंगे, शुक्राणु का निर्माण, टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन या निर्माण या स्राव करना। अब टेस्टोस्टेरोन का भी कार्य हमने बता दिया कि शुक्राणु के उत्पादन को नियंत्रित करना और यौवन आरंभ जो परिवर्तन है उनका कार्य करना। अगला है शुक्रवाहिनी, यह एक नलीनुमा संरचना है जो वृषण से उत्पादित शुक्राणु को मूत्र वाहिका तक पहुंचाती है। ये शुक्राणु वाहिकाएं मूत्राशय से आने वाले मूत्र वाहिका से जुड़कर एक संयुक्त नली बनाती है। अब यहाँ पे इसकी यदि संरचना में देखें
तो ये देखो, ये इसकी संरचना यदि देखें तो संरचना में ये एक नलिनुमा संरचना है जिसे शुक्र वाही कहते हैं। अब ये देखो, मूत्राशय से निकलने वाली मूत्र वाहिनी से मिलकर एक संयुक्त वाहिनी, यहाँ पे मूत्र वाहिनी और शुक्र वाहिनी दोनों मिल जाती है, जिसे संकलन वाहिनी भी कहते हैं, मिलकर एक साथ खुलती है, शीशन में खुलती है, शीशन के माध्यम से बाहर खुलती है। ठीक है। मूत्र मार्ग, अब मूत्र मार्ग तीसरा पार्ट है नरजनन तंत्र का, कि यह मूत्र और वीर्य दोनों के बाहर जाने का मार्ग है। यानी इस मार्ग के द्वारा जनन मैथुन के समय वीर्य बाहर निकलता है और सामान्य परिस्थिति में मूत्र बाहर निकलता है। बाहरी आवरण के साथ इसे शीशन कहते हैं। देखो, ये इसका जो बाहरी आवरण है, इसके साथ इसको ये हम मूत्र मार्ग को शीशन कहते हैं। सहायक ग्रंथियां, अब देखो नरजनन तंत्र में कौन कौन सी सहायक ग्रंथि हैं, तो मुख्य रूप से दो सहायक ग्रंथि हैं, शुक्राशय ग्रंथि और प्रोटेस्ट ग्रंथि। ठीक है ना, जो अपने स्राव शुक्र वाहिनी में डालते हैं, इनके द्वारा स्रावित होने वाले जो तरल हैं वो शुक्र वाहिनी में डाले जाते हैं। सहायक ग्रंथियों के स्राव के कार्य कि यहाँ पे ये शुक्राशय है और यहाँ पे प्रोटेस्ट ग्रंथि है, तो इनके जो स्राव हैं वो शुक्र वाहिनी में डाले जाते हैं। तो इनके कार्य क्या है, तो पहला कार्य इसका कि शुक्राणु को तरल माध्यम उपलब्ध कराता है, शुक्राणु को तरल माध्यम प्रदान करता है। दूसरा है शुक्राणु को पोषण प्रदान करता है, पहला तरल माध्यम प्रदान करता है, दूसरा पोषण प्रदान करता है, और तीसरा है शुक्राणु के स्थानांतरण में सहायता करता है, शुक्राणु के स्थानांतरण में सहायता करता है। अब बात यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो शुक्राणु है और ग्रंथियों का जो स्राव है, यानी शुक्राशय और प्रोटेस्ट ग्रंथि का जो स्राव है, तरल स्राव है, वो मिलकर एक जनन द्रव बनाते हैं जिसे हम नाम देते हैं वीर्य। शुक्राणु की यदि अपन सामान्य संरचना देखें तो इस प्रकार से सामान्य संरचनाएं वो पाई जाती है कि शुक्राणु नर युग्मक है जिसके दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है इसका सिर कहलाता है और दूसरा पार्ट इसका पूंछ कहलाता है। ठीक है, इसका सिर है, इसमें आनुवांशिक पदार्थ होते हैं, और पूंछ जो है इसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो कि इसको तैरने में सहायता प्रदान करती है। तो सिर में जेनेटिक पदार्थ होते हैं और पूंछ है वो इसको तैरने में सहायता प्रदान करती है शुक्राणु को। तो यहाँ पे नर जनन तंत्र कंप्लीट है। अब बात करते हैं मादा जनन तंत्र की। जिस प्रकार से नर जनन तंत्र में हमने नर जनन तंत्र के पार्ट देखे, भाई वर्ष होता है, शुक्र वाहिनी होते हैं, मूत्र मार्ग होता है, सहायक ग्रंथियां होती हैं, ऐसे ही मादा जनन तंत्र है, इसके भी अलग अलग जो पार्ट होते हैं। पहला है अंडाशय। देखिए ये मादा जनन तंत्र है, इसमें तो सबसे पहले इसका जो पार्ट है वो अंडाशय होता है। ये आपके सामने मादा जनन तंत्र का डायग्राम है, और इसमें ये यहाँ पर देखो एक अंडाशय ये रहा और दूसरा अंडाशय ये रहा, यानी कि मादा में एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं, और इसमें अंडाशय में मादा युग्मक है, अंडाणु का निर्माण होता है। लड़की के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंडे होते हैं, यानी लड़की जब जन्म लेती है तो उनके अंडाशय में हजारों अंडे होते हैं लेकिन अपरिपक्व होते हैं। ठीक है, यौवन आरंभ में इनमें से कुछ अंडे परिपक्व होते हैं, जैसे ही किशोर अवस्था से यौवन अवस्था में प्रवेश करते हैं, किशोर अवस्था में प्रवेश करती है लड़कियां, तो इनमें से जो अपरिपक्व अंडे हैं, इनमें से कुछ जो अंडे हैं वो परिपक्व होने लगते हैं। दोनों में से एक अंडाशय द्वारा हर महीने एक परिपक्व अंड है वो उत्पन्न किया जाता है। अब यहाँ पे अंडाशय दो है, ठीक है ना, वो दोनों में से प्रत्येक महीने दोनों में से एक अंडाशय द्वारा एक अंडाणु है वो एक परिपक्व अंडाणु है वो निर्मुक्त किया जाता है, निर्मोचन किया जाता है। इस महीने इस अंडाशय से अंडाणु बाहर निकलेगा परिपक्व अंडाणु, अगले महीने इस अंडाणु से है वो इस अंडाशय से अंडाणु है वो बाहर निकलेगा।
अंडाशय के द्वारा दो हार्मोन स्रावित किए जाते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है ना। एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो मादा लैंगिक हार्मोन कहलाता है, मादा लैंगिक हार्मोन। अब मादा जनन तंत्र का दूसरा पार्ट है अंड वाहिनी या फेलोपियन ट्यूब। ये अंडवाहिनी है या फेलोपियन ट्यूब है। तो अंडाशय द्वारा उत्पन्न अंड कोशिका को गर्भाशय तक स्थानांतरित करती है। यहाँ से कोई अंड कोशिका निकलेगी तो यहाँ से ये अंडवाहिनी है वो इसको गर्भाशय तक पहुंचाने का काम करती है। तो एक अंडवाहिनी ये रही फेलोपियन ट्यूब और दूसरी अंडवाहिनी ये रही। तो एक जोड़ी अंडवाहिनी पाई जाती है। अंड कोशिका व शुक्राणु का निषेचन यहाँ पर होता है, यानी अंड कोशिका और शुक्राणु का निषेचन भी यहीं पर होता है, इस अंडवाहिनी में या इस फेलोपियन ट्यूब में होता है। अगला है गर्भाशय, यूटेरस। तो यह एक थैलीनुमा संरचना है जहां पर शिशु का विकास होता है। देखो ये जो संरचना है, ये वाली संरचना, ये वाली, ये गर्भाशय कहलाती है, थैलीनुमा संरचना है। और जहां पर शिशु का विकास होता है, एम्ब्रियो का विकास होता है। गर्भाशय है वो गिरवा के द्वारा, ये गिरवा पार्ट है, गर्भाशय है गिरवा के द्वारा योनि में खुलता है। तो गर्भाशय गिरवा द्वारा योनि में खुलता है। बात करते हैं कि जब वृषण में शुक्राणु परिपक्व हो जाते हैं और अंडाशय में अंडाणु परिपक्व हो जाते हैं तो लैंगिक जनन की जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो क्या होती है कि मैथुन क्रिया के द्वारा, कि मैथुन के समय शुक्राणु योनि मार्ग में आ जाते हैं जहां से वे तैरते हुए अंडवाहिका तक पहुंच जाते हैं। अंडवाहिका में शुक्राणु से अंडाणु से जुड़ जाता है और युग्मनज बनाता है। यानी कि मैथुन की जो क्रिया होती है, मैथुन की जो क्रिया होती है उस क्रिया में यहाँ पर शुक्राणु जो है वो त्याग दिए जाते हैं। यहाँ पर शुक्राणु है वो त्याग दिए जाते हैं और यहाँ से शुक्राणु है वो तैरते हुए गर्भाशय में और गर्भाशय से तैरते हुए अंडवाहिनी में पहुंच जाते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर शुक्राणु पहुंच जाते हैं और इधर अंडाशय से परिपक्व अंडाणु है वो अंडवाहिनी में आ जाते हैं। यहाँ पर शुक्राणु और अंडाणु दोनों यहाँ पर उनका संयोजन हो जाता है, जुड़ जाते हैं। इस क्रिया को अपन कहते हैं निषेचन। ठीक है। अगला है जहां निषेचित अंडा विभाजित होकर गेंद जैसी संरचना बनाता है जिसे भ्रूण कहते हैं। भ्रूण गर्भाशय में स्थापित हो जाता है जहां यह लगातार विभाजित होकर वृद्धि करता है और अंगों का विकास करता है। यानी ये जो युग्मनज है, निषेचन के पश्चात जो संरचना बनी उसे युग्मनज कहते हैं। ये लगातार विभाजित होता रहता है और बहुकोशिकीय संरचना, एक गेंद जैसी संरचना बनाता है जिसे हम एम्ब्रियो कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। ये धीरे धीरे गति करता हुआ गर्भाशय में आ जाता है और गर्भाशय की दीवार के साथ जुड़ जाता है। इस क्रिया को अपन गर्भधारण कहते हैं। और जिस संरचना के द्वारा ये जो भ्रूण है वो यहाँ पे जुड़ता है, गर्भाशय की आंतरिक भित्ति से जुड़ता है, उसे हम अप्रा या प्लेसेंटा कहते हैं, जिसके बारे में अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो देखिए कि ये प्लेसेंटा, हाँ, प्लेसेंटा के बारे में अपन देख रहे हैं कि एक विशेष प्रकार की संरचना है जिसके द्वारा मां भ्रूण है वो मां के उदर से पोषण प्राप्त करता है। साथ ही प्लेसेंटा एक तस्त्रिनुमा संरचना है जो गर्भाशय की भित्ति में धसी होती है। यहाँ पर अभी पीछे अपन ने देखा था कि ये भ्रूण है और यहाँ पर ये गर्भाशय की दीवार है, तो इन दोनों के मध्य एक संरचना पाई जाती है जिसके द्वारा भ्रूण है वो मां के गर्भाशय की दीवार से जुड़ा होता है, उसे प्लेसेंटा या अप्रा कहते हैं। इसके द्वारा भ्रूण है वो मां के उदर से पोषण और ऑक्सीजन है वो प्राप्त करता रहता है। अब बात करते हैं प्लेसेंटा के कार्य की। तो देखिए प्लेसेंटा के दो मुख्य कार्य है। पहला है कि मां के रक्त से ग्लूकोज यानी पोषण और ऑक्सीजन है वो
भ्रूण प्राप्त करता है। दूसरा है कि भ्रूण के द्वारा उत्पादित जो अपशिष्ट पदार्थ है, भ्रूण में जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उनका निपटान भी अपरा के द्वारा ही किया जाता है। तो अपरा के दो मुख्य कार्य हो गए। ये तो बात हो गई कि जब अंड का निषेचन होता है, ठीक है, कि जब अंडाणु का परिपक्व अंडाणु अंडवाहिनी में आता है, जैसे नेतृत्व क्रिया के द्वारा शुक्राणु है वो योनि मार्ग में छूट जाते हैं, वहां से गति करता हुआ अंडवाहिनी तक पहुंचता है और शुक्राणु अंडाणु का संयोजन होता है, युग्मनज बनता है, युग्मनज आगे विकास करता है, भ्रूण बनता है, भ्रूण है वो गर्भाशय की दीवार में स्थापित हो जाता है, गर्भ धारण की क्रिया हो जाती है। ये बात तो होती है जब अंडाणु का निषेचन हो जाए तब। अब बात करते हैं यदि अंडाणु का निषेचन नहीं हो, यदि अंडाणु का निषेचन नहीं हो तो होगा क्या, देखिए इसके लिए कि हर महीने गर्भाशय खुद को निषेचित अंड प्राप्त करने के लिए तैयार करता है। गर्भाशय की भित्ति मांसल स्पॉन्जी हो जाती है, यह भ्रूण के विकास के लिए जरूरी है। यानी हर महीने गर्भाशय है भ्रूण को प्राप्त करने के लिए, निषेचित अंड प्राप्त करने के लिए खुद को तैयार करता है। इसके लिए गर्भाशय की आंतरिक भित्ति मोटी और मांसल हो जाती है, जो कि भ्रूण के विकास के लिए जरूरी भी है। अब यदि निषेचन नहीं हो तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि भित्ति की कोई आवश्यकता है नहीं। यदि निषेचन नहीं हो तो आंतरिक भित्ति की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है ना। तो अब यह परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रक्त और म्यूकस के साथ बाहर निकलती है, जिसे हम ऋतुस्राव कहते हैं। ये यहाँ पर देखिए, अब ये मांसल जो संरचना थी, गर्भाशय को निषेचित अंड को प्राप्त करने के लिए गर्भाशय अपने को तैयार कर खुद को तैयार किया, ये मांसल और स्पंजी भित्ति है। अब यदि निषेचित अंड का निषेचन ही नहीं होगा तो क्या होगा, ये आंतरिक जो परत है वो टूटकर रक्त और म्यूकस के साथ योनि मार्ग से बाहर निकलती है, जिसे हम कहते हैं रजोधर्म, ठीक है, और ऋतुस्राव, रजोधर्म और ऋतुस्राव। ओके, यह हर महीने यह चक्र लगभग 1 महीने का समय लेता है, ठीक है ना, और हर महीने 28 से 30 दिन के मध्य में ये जो क्रिया वो होती है। और यदि रजोधर्म पहली बार हो रहा है, यदि रजोधर्म लड़कियों में पहली बार हो रहा है तो इसे रजो दर्शन कहते हैं, रजो दर्शन, ठीक है, रजो दर्शन कहते हैं। और 40 से 50 वर्ष की उम्र के बाद में अंडाशय से अंड का उत्पादन होना बंद हो जाता है, फलस्वरूप रजोधर्म भी बंद हो जाता है। इस क्रिया को हम कहते हैं रजो निवृत्ति। क्या कहेंगे, रजो निवृत्ति। यदि लड़कियों में पहली बार ऋतुस्राव हो रहा है तो उसे कहते हैं रजोधर्म, रजो दर्शन। और 40-50 साल की उम्र के बाद में ऋतुस्राव होना बंद हो जाता है, इसे हम कहते हैं रजो निवृत्ति, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है गर्भकाल किसे कहते हैं, तो अंड के निषेचन से लेकर शिशु के जन्म तक के समय को गर्भकाल कहते हैं। कि जब अंड का निषेचन होता है उससे लेकर शिशु के जन्म तक के समय को गर्भकाल कहते हैं, और इसकी अवधि लगभग मानव में 9 महीने होती है, ठीक है। अलग अलग जंतुओं में अलग अलग होता है, तो मानव में 9 महीने 2 से 80 दिन का टाइम होता है। अब लास्ट अपना टॉपिक है जनन स्वास्थ्य। तो जनन से संबंधित सभी आयाम, जैसे शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो या व्यावहारिक हो, ये सारे जनन स्वास्थ्य के रूप में इनको देखा जाता है। लैंगिक रोगों का संचरण, ठीक है, तो लैंगिक रोग हैं उनका संचरण कैसे होता है, तो एसटीडीज यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, लैंगिक संचरित रोग, यानी ऐसे रोग जो लैंगिक प्रक्रियाओं के द्वारा एक समस्त व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, लैंगिक प्रक्रियाओं के द्वारा, ठीक है। तो ऐसे रोगों को अपन लैंगिक संचरित रोग, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडीज कहते हैं, ठीक है। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है जीवाणु जनित रोग जिनमें गोनोरिया और सिफिलिस कहते हैं,
ठीक है ना। और दूसरा होता है विषाणु जनित रोग, जिसमें मस्सा और HIV एड्स आता है। इनके रोकथाम का एक उपाय है कि कंडोम के उपयोग से इन रोगों के संचरण को कुछ सीमा तक रोका जा सकता है। गर्भरोधन किसे कहते हैं कि गर्भधारण को रोकना, गर्भधारण को रोकना गर्भरोधन कहलाता है। गर्भधारण को रोकना गर्भरोधन कहलाता है। और इसको रोकने के कई प्रकार हैं। पहला प्रकार है यांत्रिक अवरोध। यांत्रिक अवरोध, इसमें क्या करेंगे कि शुक्राणु को अंडवाहिनी तक नहीं पहुंचने दिया जाता है, और इसके लिए क्या करेंगे, शीशन को ढकने वाले कंडोम और मादाओं में योनि में रखे जाने वाले सर्वाइकल कैप का उपयोग करते हैं, जिससे शुक्राणु अंडाणु तक नहीं पहुंच पाता। रासायनिक तकनीकों में क्या करते हैं कि मादा में अंड का निर्माण ही नहीं हो, इसके लिए उनको पिल्स दी जाती है, दवाइयां दी जाती है, जो हार्मोन्स के संतुलन को परिवर्तित कर देती हैं, और इसके कई साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे माला दी गोली देते हैं, ये एक रासायनिक तकनीक का उदाहरण है। तीसरा है IUCD, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रेसेप्टिव डिवाइस। ठीक है, और इसका एक सामान्य जाना माना सा उदाहरण है लूप या कोपर्टी। इसको गर्भाशय में स्थापित किया जाता है, जिससे गर्भधारण नहीं होता है। और लास्ट में आता है शल्य चिकित्सा के द्वारा पुरुषों में पुरुष नसबंदी की जाती है, जिससे इसमें शुक्र वाहिकाओं को काटकर शुक्राणु को आगे स्थानांतरित होने से रोका जाता है, और महिलाओं में अंडवाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है, जिसे महिला नसबंदी कहते हैं। महिलाओं में अंडवाहिनी को अवरुद्ध करते कर अंड के स्थानांतरण को रोकते हैं। तो ये देखिए, कई बार परीक्षा में पूछते हैं कि महिला नसबंदी जो होती है उसे हम ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, और पुरुष नसबंदी होती है इसे वेसेक्टोमी कहते हैं। वेसेक्टोमी। यहाँ पे मैं लिख देता हूं। हाँ, वेसेक्टोमी, वेसेक्टोमी, वेसेक्टोमी। तो ये शब्द आपको याद रखने हैं कि पुरुष नसबंदी को वेसेक्टोमी कहते हैं और मादा नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। तो आज का ये लेसन है वो कंप्लीट हो चुका है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बच्चों को इसको फायदा मिल सके। साथ ही यदि आपके कोई ट्यूशन है, ये देखो हम केवल 10th लेवल का यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, और यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरीज हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछें। धन्यवाद।